चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सिंपल सा एक छोटा सा टारगेट है कि हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट करना है। आज एक छोटा सा टारगेट रखा है मैंने, फटाफट से ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म कर दें। वॉल्यूम क्लियर है, स्क्रीन विजिबल? हेलो, यस सर। चलिए तो बच्चों आज हमें बुक 2 कंप्लीट करनी है। आज का मैंने सिंपल सा टारगेट रखा कि इशू ऑफ डिबेंचर्स हमें आज कंप्लीट करना है। होपफुली आपने इशू ऑफ शेयर्स बैठ के कल कंप्लीट कर लिया होगा। इसका जो भी डाउट्स वगैरह होगा, प्लस आज के जो भी डाउट्स आएंगे, प्लस डिसोल्यूशन यानी कि पीछे के जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं, वो मैं इकट्ठे कल के सेशन यानी कि मंडे को आपके साथ पिक कर लूँगा जब ऑफलाइन क्लास करेंगे। तो कल का हमारा रिवीजन का लास्ट सेशन रखेंगे जहाँ पे हम बुक 3 पूरी की पूरी वन गो में उठाएंगे। तो आज का मेरा टारगेट सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर मैंने तभी रखा ताकि आज आपका बुक 2 भी कंप्लीट हो जाए और आप बुक 1 बुक 2 का प्रॉपर रिवीजन घर पे कर पाए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, जब हम बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट इशूड बाय अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। It specifies nominal/par value of debentures, the rate of interest to be paid, periodicity of payment and the tenure of debentures. तो डिबेंचर्स बेसिकली होता क्या है कि कंपनी है, एक कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो ये लोगों से क्या करती है, एक फॉर्म ऑफ डेट लेती है, एक कागज़ पे उसको लिख के देती है कि भैया आपको ये जो पैसा हमने लिया है, हम ये पैसा लौटाएंगे इस तारीख को और ये इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट पे करेंगे इतने इतने इंटरवल्स के अंदर। तो ये बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही हुआ और कुछ भी नहीं है। नोट्स एज ऑन शेड्यूल 3, डिबेंचर्स शैल बी शोन इन द इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेजर हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये समझिए कि जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स को जो मेन हेडिंग्स नहीं था हमारा, शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज था, उसके बाद अलावा करंट लाइबिलिटी था। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक हेडिंग आता था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा अगर डिबेंचर के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा। बट आप ये ध्यान रखना कि अगर डिबेंचर्स विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स मेच्योर हो रहे हैं, ये वाला नोट पढ़िए। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट लाइबिलिटीज आर शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज बेस्ड ऑन मेच्योरिटी। अगर कुछ नहीं लिखा तो डिबेंचर्स आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होगा, शोन अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बट अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये जो डिबेंचर्स हैं अगले 12 महीने में या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, अगले 12 महीने में या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आप उसको क्या कहते हैं, रीपे कर देंगे, तो ये बन जाएगा करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो आपको ये बड़े ध्यान से समझना है कि क्या चीज़ चल रही है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बॉन्ड्स होते हैं, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, ये ना अलग अलग टाइप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, मॉर्गेज डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स या नेकेड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल दे रखा है कंपनी ने। अनसिक्योर्ड का मतलब इसके बदले में कोई भी सिक्योरिटी या कोलैटरल नहीं है। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपने प्रिंसिपल पैसा ले रखा है डिबेंचर होल्डर से, वो प्रिंसिपल पैसा भी आपको रिटर्न करना है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मान लो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद मेच्योरिटी के बाद ये पैसा वापस करना है। इररिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेच्योरिटी का पैसा है ये आपको वापस करना ही नहीं है। रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसके नाम का डिबेंचर है। बेयरर डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर का मतलब ये हुआ कि जिसके पास डिबेंचर होगा, डिबेंचर का डॉक्यूमेंट होगा, उसको पैसा मिल जाएगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जिसके नाम लिखा होगा उस बंदे को ही डिबेंचर का पैसा मेच्योरिटी पे मिलेगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी डिबेंचर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या अदर सिक्योरिटीज के अंदर। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये 1 मार्कर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए।
डिबेंचर्स जो हैं बच्चों पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। आप याद रखिए जो डिबेंचर्स हैं और शेयर्स हैं दोनों पार और प्रीमियम पे तो हो ही सकते हैं, बट डिबेंचर्स में खास बात क्या है, ये डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, अनलेस द क्वेश्चन रिक्वायर्स अदरवाइज डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर ना कुल मिला के ये 6 टॉपिक्स आते हैं। मैंने क्लासेस के दौरान भी आपको इसी तरीके से समझाया था कि आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुल मिला के कितने हैं, 6 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 6 टॉपिक्स है। पेपर में जो क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे वो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर नहीं आएंगे, इन टॉपिक्स को मिला जुला के 2-4 टॉपिक्स मिला के ना फिर क्वेश्चन आ जाता है। एक एक करके चलते हैं। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा आपने कहां पे किया, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर। तो अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स कल बैठ के किया है तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पे डिबेंचर्स के अंदर भी ये फॉर कैश मिल जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम एज डन इन इशू ऑफ शेयर्स, ये भी अदर देन कैश। याद करिए हमने क्या किया था कि या तो आपने बिजनेस खरीद लिया, या सामने वाला को कोई एसेट खरीद लिया, या आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए किस चीज़ के लिए, फॉर अंडरराइटिंग कमीशन या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये 4 टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो आपके लिए रिलेटिवली न्यू है। रिलेटिवली न्यू का मतलब क्या हो गया, ये 4 टॉपिक ऐसे हो गए जो आपने इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में नहीं पढ़े बट आपको यहां पे करना जरूरी है। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया है, कंपनी बैंक से लोन ले रही है। अब जब कंपनी बैंक से लोन लेती है, ऑब्वियस ही बात है बैंक विदाउट अ कोलैटरल या विदाउट अ सिक्योरिटी उसको पैसा नहीं देगा। तो कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, इसको कंपनी ने एज अ कोलैटरल इसके पास रखवा दिया है। कि भाई बाय चांस अगर ये कंपनी इस बैंक को ये लोन का अमाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर पाया तो कंपनी, बैंक क्या करेगा, बैंक ये बिल्डिंग को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो ये होती है बच्चों हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी। ये होती है हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो बैंक कंपनी को बोलता है कि भाई इसके अलावा हमें ना एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एज अ एडिशनल सिक्योरिटी बैंक को डिबेंचर्स इशू कर देती है। क्या इशू कर देती है बच्चों, डिबेंचर्स इशू कर देती है। दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब अगर बैंक का कंपनी पैसा वापस नहीं लौटा पा रही है तो सबसे पहले तो बैंक क्या कर सकता है, बिल्डिंग से रिकवर कर सकता है। अगर वहां से रिकवर भी नहीं हुआ तो ये डिबेंचर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि बैंक वो सारे राइट्स रखेगा कंपनी के खिलाफ जो एक डिबेंचर होल्डर को हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक ये डिबेंचर्स सिर्फ इशू कर रखे हैं एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिसे यहां के टॉपिक में बोलते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तब तक इसके ऊपर कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। कंपनी इस डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स कागज पे लिख के दे दिया उन्होंने फॉर बैंक्स सेफ्टी पर्पस, और इसका कुछ मकसद नहीं होता है। आपको इसको फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना होता है। मतलब पढ़ के देखिए, व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन इट मे प्रोवाइड प्राइमरी सिक्योरिटी ऑन इट्स एसेट। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया कि कंपनी ने पहला क्या किया, ये एसेट को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा दिया। हाउएवर द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, हमारे एग्जांपल में बैंक में, इंसिस्ट ऑन मोर एसेट्स एज सेकेंडरी और कोलैटरल सिक्योरिटी। भैया बैंक बोल सकता है कि भाई हमें सेकेंडरी या कोलैटरल सिक्योरिटी और भी चाहिए प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा।
In such a situation, the company may issue debentures to the lender as secondary or collateral security. Such an issue of debenture is known as debenture issued as collateral security. आप इसका डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी कि बैलेंस शीट में दो तरीके से दे सकते हो। आपने जो ये एडिशनल सिक्योरिटी लिया है, आपने जो ये एडिशनल सिक्योरिटी दिया है बैंक्स को या लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, आप इसको अपनी बैलेंस शीट में दो तरीके से डिस्क्लोज कर सकते हो। पहला तरीका क्या है बच्चों? विदाउट पासिंग अ जर्नल एंट्री, और प्रैक्टिकली यही ज्यादा बेहतर तरीका भी है। प्रैक्टिकली यही ज्यादा बेटर तरीका भी है कि आपको उसको सिंपली डिस्क्लोजर देना होता है। इन दिस मेथड नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, सिर्फ इसके अंदर बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना होता है। कहां डिस्क्लोज करना होता है? आइए इसका एक मैं क्वेश्चन आपकी बुक में से दिखा देता हूं ताकि आपको ये मेमोरी में याद रह जाए, और कुछ भी दम नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, ये रहा टॉपिक आपकी बुक्स के अंदर। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल पिकअप कर लेते हैं। ये रहा, हाँ थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है। हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ 8 लाख रुपीज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया issue 10,009% debentures of 100 rupees each as collateral security. How will these issue of debentures be disclosed in the balance sheet? जब जर्नल एंट्री पास नहीं की है तो ध्यान से देखिएगा। आपने इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिख दिया है 8 लाख रुपए का, जो आपने बैंक से लोन ले रखा था, और इसके नोट्स टू अकाउंट्स में आपने जाके लिखा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, या यहाँ पे आ जाएगा ना, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म आना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है ये। लोन्स फ्रॉम स्टेट बैंक 8 लाख रुपए, ये रहा इसका डिस्क्लोजर। मेन ये वाला पार्ट है जो कोलैटरल सिक्योरिटी का आपको डिस्क्लोजर देना होगा। इस तरीके से पेपर में अगर बाई चांस आ जाए तो आपको ये पूरा बना के समझाना पड़ेगा कि भाई ये कोलैटरल सिक्योरिटी है, इस तरीके से आपको डिस्क्लोजर देना है। नेक्स्ट, अब दूसरा तरीका क्या था बच्चों इसका? दूसरा तरीका ये था, सेकंड मेथड वाज, एक जर्नल एंट्री पास कर दीजिए सिर्फ। तो डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी में बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये जर्नल एंट्री आएगी डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर्स। व्हेन लोन इज पेड द अबव एंट्री इज कैंसल्ड बाय पासिंग अ रिवर्स एंट्री इन द बैलेंस शीट। तो अगर आपका जर्नल एंट्री पास करना है तो इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, आइए ये भी चेक कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है कि आपने 8 लाख रुपए का लोन लिया था और आपने कोलैटरल सिक्योरिटी 10 लाख रुपए का दे दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर, 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए। तो पहले तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे और इसको बैलेंस शीट और आगे डिस्क्लोज कैसे करेंगे ये देखिए। आप लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर 8 लाख रुपए का लोन, और यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी 10 लाख रुपए लेस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख रुपए नील। तो ये डिस्क्लोजर आपका हल्का सा चेंज हो जाएगा जो आपने पीछे डिस्क्लोजर पढ़ा। तो जब भी आपको जर्नल एंट्री पास करना है तो डिस्क्लोजर थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। प्रैक्टिकली इन दोनों में से ज्यादा बेटर क्या है? ये वाला तरीका, कि डिस्क्लोजर देने वाला तरीका। चौथा टॉपिक आपके बुक का आता है वेरियस केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। यही टॉपिक सबसे दमदार है पूरे चैप्टर के अंदर। जो रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है, यही टॉपिक सबसे दमदार है चैप्टर में। अदरवाइज इस चैप्टर के अंदर और कुछ भी दम नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो यही इसके अंदर टॉपिक के अंदर सिर्फ सबसे दमदार है। आइए इसके केसेस अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो इसके केसेस कुछ इस तरीके से थे कि एक होता था बच्चों फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इशू, और एक होता था रिडम्पशन। तो कुल मिला के आपके दिमाग में 6 केसेस होने चाहिए: पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ठीक है ना? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। और रिडम्पशन किस पे हो रहा होता था बच्चों? पार, 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 प्रीमियम, प्रीमियम,
प्रीमियम। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपके पास कितने केसेस हो गए? 6 केसेस हो गए। केस 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले 3 केस जो है ना, पहले 3 केस जो हैं ये आपके नॉर्मल केस हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो नया पार्ट आता है ना वो इसमें आता है थोड़ा बहुत। तो आइए एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से केसेस के अंदर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। एक एक करके पिकअप करते हैं। When debentures are issued at par and redeemable at par, तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों हमारी इस लाइन के हिसाब से? केस नंबर 1, पार पार, केस नंबर 1। तो इसके अंदर सिंपल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर लमसम में कर रहे हो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। सेकेंड केस क्या है बच्चों? When debentures are issued at par and redeemable at premium, तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों? केस नंबर 4, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो केस नंबर 4 हो गया हमारा। अब बच्चों इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, पहले तो आप नॉर्मल एंट्री करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फेस वैल्यू 100 रुपये का है और आप इसका रिडीमेबल वैल्यू 105 रुपये रख रहे हो, तो प्रीमियम कितना हो गया? 5 रुपये का। प्रीमियम कितना हो गया बच्चों? 5 रुपये का। तो आपको एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये, 100 रुपये, डिबेंचर एप्लीकेशन X% डिबेंचर 100 रुपये, 100 रुपये। जो ये वाला हिस्सा है जो लॉस ऑन इशू आ रहा है, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा 5 रुपये आ रहा है ना रिडम्पशन का लॉस, ये 5 रुपये आप डेबिट कर दोगे, 5 रुपये आप क्रेडिट कर दोगे। जो डेबिट क्रेडिट करोगे वो किस में करोगे? डेबिट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, क्रेडिट करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चों ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का क्या करते हैं? इसे करते हैं राइट ऑफ। और इसको क्या करते हैं बच्चों? इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ता है एज अ लायबिलिटी। नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीम्ड एट पार, तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों? ये वाला, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? मान लीजिए कोई डिबेंचर है, उसका फेस वैल्यू 100 रुपये का है, बट इशू प्राइस, इशू वैल्यू कितना हो गया? 90 रुपीज का। तो 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो जब आपके बैंक में पैसा आएगा तो कितना आएगा? 90 रुपये। डिबेंचर एप्लीकेशन 90, बट डिबेंचर जा तो 100 रुपये का रहा है, तो 10 रुपये का आप डेबिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और ये डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा बच्चों? ये राइट ऑफ हो जाएगा। अब राइट ऑफ किससे होता था? 2 चीज़ों से राइट ऑफ होता था बच्चों। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा भी बच जाता था तो किससे राइट ऑफ होता था? याद करो, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो पहला प्रायोरिटी किसको जाता था राइट ऑफ करने के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी दिखाऊंगा मैं। अगर फिर भी बच जाता था तो किससे राइट ऑफ होता था? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये कौन सा केस डाल दिया? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये दोनों केसेस बच्चों को कई बार तंग करते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या बात चल रही है? मान लीजिए आपका फेस वैल्यू 100 रुपये का है, आपने इशू किया 90 रुपये का, बट आप रिडीमेबल वैल्यू 105 रुपये की रख रहे हो। तो बच्चों आपका डिस्काउंट कितने का हो गया? 10 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये। तो एंट्री क्या रहेगा? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 रुपये, 90 रुपये, डिबेंचर एप्लीकेशन 90 रुपये। आपका डिबेंचर कितने का गया? 100 रुपये का, और डिस्काउंट कितने का आ गया? 10 रुपये का। और ये 5 रुपये का क्या करना है बच्चों? 5 रुपये डेबिट कर देंगे, 5 रुपये क्रेडिट कर देंगे। अब कई जगह ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो 10 और 5 15 रुपये है जो डेबिट हो रहा है, इसको देखिए सीधा सीधा राइट ऑफ करना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले, सेक्शन 52 पढ़ा था लास्ट सेशन में। उसके बाद अगर बच जाए तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और इसको हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाना है। तो बच्चों कई जगहों पे ये भी बोला करके दिखाया जाता है कि आप इसको सिंगल भी करके दिखा सकते हो। इन दी अबव एंट्री, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। दिस कैन फर्दर बी कंबाइंड इनटू वन अकाउंट अंडर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एज फॉलोज। तो अगर एक सिंगल एंट्री पास करना चाहें तो डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस
टू X% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये हो जाएगा 90, 100, 15, 5, ऐसे भी हो सकती है एंट्री। नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों, ये वाला, प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मान लो इशू प्राइस आपका 108 मान लेते हैं और फेस वैल्यू मान लो 100 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक में 108 डिबेंचर 100 रुपये का, 8 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, और इस पे लग जाएगा सेक्शन 52। आखिरी केस आता है बच्चों क्या, प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू प्राइस 108 रुपये, फेस वैल्यू 100 रुपये, रिडीमेबल वैल्यू 105 रुपये। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 108 रुपये, 108 रुपये, 108 रुपये डिबेंचर के सामने गया 100 रुपये और 8 रुपये गया प्रीमियम के अंदर। जो बचा ये 5 रुपये, 5 रुपये डेबिट हो जाएगा, 5 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ये एंट्रीज करनी है। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है तो वो यही वाला है, बाकी तो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का 5वां टॉपिक क्या था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बहुत ही सिंपल एंट्रीज है। 11वीं क्लास में आप इंटरेस्ट कैसे करते थे, इंटरेस्ट टू कैश, और फिर करते थे P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसी तरीके से लिखते थे ना बच्चों हम। अभी भी आप यही चीज कर रहे हो, बस इसके अंदर आप कैसे कर रहे हो, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हो। पहले आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, मतलब अमाउंट ड्यू हो गया है कि आपको डिबेंचर होल्डर्स को ये पैसा देना है, और फिर अगली एंट्री में आप डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे दोगे। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, फिर पे कर दोगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और आखिरी के अंदर आप इस इंटरेस्ट को P&L के अंदर राइट ऑफ कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब बच्चों मैं अगली क्लास में जब आपको P&L का फॉर्मेट करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको याद करवाऊंगा कि P&L के अंदर टोटल खर्चे 7 तरीके के होते थे। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ रिकॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट इसका दिखाई देता हूँ फटाफट से 2 मिनट लगेंगे। ये तो बैलेंस शीट हो गया, कहाँ गया इसका, अरे स्टेटमेंट ऑफ P&L ही गायब हो गया क्या, ये रहा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर बच्चों अगर आप याद करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरीके का होता था। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर्स। तो ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट था ना, ये फाइनेंस कॉस्ट में आता है। इनफैक्ट जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हम राइट ऑफ कर रहे थे, वो भी इसी में आता है। तो ये क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। ये जो 20 नंबर का आपका पेपर आता है उसमें ये पार्ट बन सकता है। लास्ट टॉपिक, आपको राइट ऑफ कैसे करना है इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले याद करिएगा बच्चों, आपको इसको राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L से। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट। अगर मान लीजिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 रुपए का है और आपने जो डिस्काउंट दिया वो 1 लाख रुपए का है, तो पहले ये 1 लाख रुपए को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल होगा, बचा हुआ 20,000 आपका P&L में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख रुपए में से आप पहले पूरा मतलब 80,000 रुपए राइट ऑफ कर दो P&L के अंदर, बाकी कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। पहले हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम ही इस्तेमाल करना है सेक्शन 52 के हिसाब से, और कंपनीज करती भी यही है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है ना। तो ये आपका छठा और आखिरी टॉपिक बनता है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर से जो आपको क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करने चाहिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसके लास्ट के कुछ इलस्ट्रेशंस उठा सकते हैं, यानी कि जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कुछ यहां से शुरू कर सकते हैं आप। ये वाले लास्ट के, ये रहा। एक तो ये दोनों 1-1 मार्कर्स के हिसाब से रिकॉल कर लीजिएगा, और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस है वो गो थ्रू कर लीजिएगा जरूर। 46 के बियॉन्ड
ये जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं इसको मिनिमम है गो थ्रू कर लीजिएगा। कभी कभार ना इसमें अकाउंट बनाने के लिए भी आ जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या ऐसा कोई अकाउंट। सिंपल अगर आपकी जर्नल एंट्रीज आती है तो उसका लेजर पोस्टिंग ही करना है और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स होते हैं उसको कंपाइल कर लीजिएगा। कल पहले हम डाउट्स एंटरटेन करेंगे, उसके बाद आगे का बुक 3 कंटिन्यू करेंगे।